तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है ना। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, हालांकि ये एमसीक्यू है लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो आप इसको एज अ टेस्ट ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ हेल्प मिल जाएगा एग्जाम में, है ना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जो भी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे। ठीक है, तो हम एमसीक्यू तो करेंगे लेकिन साथ में हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, है ना, क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को हम सारा एक्सप्लेन करते चलेंगे थोड़ा सा डिटेल में। बट फिर भी अगर आप पहले से ये चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, बहुत सारा चीज़ इसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें मेरा जो क्वेश्चन है उसमें इसमें दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, और ये क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, तो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो जो बच्चे हिंदी से देखना चाहेंगे वो हिंदी पे अपना फोकस करेंगे क्या है, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ होता है। तो देखो, वैसे तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होता है, हालांकि होता तो 5 है। हम लोग धीरे धीरे करके सब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज से बना होता है, तो वो बना होता है सब्सटेंस से। क्योंकि देखो, सब्सटेंस से ही सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो पूछ रहा है किससे बना होता है, तो सारा जो होता है वो पदार्थ से बना हुआ होता है। ठीक है, जो भी वस्तु बना हुआ हो तो किससे होता है, पदार्थ से बना होता है। और पदार्थ किसको कहते हैं हम लोग, जिसका कोई ना कोई क्या होता है, मास होता है, और जो जगह को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, स्पेस लेता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। जो एंशंट फिलोसफर होते हैं, है ना, वो जितना भी पदार्थ बना है इस दुनिया में उसका 5 एलिमेंट वो बताए थे। जो पुराने एंशियंट फिलोसफर थे वो मैटर को 5 एलिमेंट में डिवाइड किया। वो कौन कौन सा है, फायर है, स्काई है, एयर है, या ऑल ऑफ दिस। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, सारा है इनमें से। जो एंशियंट फिलोसफर थे वो 5 तत्व दिए थे, कहोगे सर इसमें तो 3 ही है, फायर है, स्काई है, एयर है। देखो इसमें जो एक और है वो होता है हमारा वाटर। ठीक है, और एक और जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्थ। 5 हो गया। ठीक है, फायर, स्काई, स्काई को हम लोग स्पेस भी कहीं कहीं लिख देगा, और एयर है, वाटर है और अर्थ है। 5 है, तो इसमें बोला था कि कौन सा है, तो ये तीनों तो है ही, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पदार्थ बने होते हैं ठोस से, तत्व से, कणों से, या गैस से। जो भी पदार्थ होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो किससे बना होता है, छोटा छोटा कण से बना होता है ना, जिसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये सॉलिड ही है तो इसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, बहुत सारा कण होता है ना। बहुत सारा कण से मिलकर कहीं क्या बनता है, पदार्थ बनता है, सब्सटेंस बनता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्टिकल से बना होता है। पदार्थ के कण होते हैं देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म और बड़े आकार। देखो जो पदार्थ का कण होता है ना वो बिल्कुल छोटा होता है, हम लोग ऐसे अपने नेक डाइट से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखना पड़ता है इसको, है ना। तो देखने योग्य तो नहीं होता है, छोटे होते हैं लेकिन छोटा से भी छोटा होता है, तो सूक्ष्म कहेंगे इसको। छोटा का मतलब नॉर्मल थोड़ा सा छोटा है ना, लेकिन सूक्ष्म उससे भी छोटा होता है, तो ये इतना छोटा होता है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये माइक्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा। देखो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये इसमें पानी भरा हुआ है, चलो भरा हुआ नहीं है, मान लो ये गिलास है, इसमें आधा पानी है। ठीक, ये मान लो गिलास है, इसमें आधा पानी है। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम चीनी घोल देते हैं, शुगर को डिजोल्व कर देते हैं इसमें, तो इसका जो तल है ये, यहाँ तक इसका तल है, देखो यहाँ तक पानी है तो यहाँ तक ये तल है, सरफेस है इसका। तो इसका सरफेस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसमें हम लोग चीनी घोल दे तो क्या लग रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। होता क्या है ना कि जितना भी कण होता है वो कण सब आपस कण के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। और वो जब पानी में घुलता है ना तो पानी उसी का जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसा हम लोग को हो सकता है लगे कि जब हम लोग कण को इसमें डालेंगे या चीनी को इसमें डालेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो कण उसमें जा रहा है, शुगर का या चीनी का जो कण उसमें जा रहा है उसके बीच में तो रिक्त स्थान है, पानी तो उसमें चला जाएगा, तो ये यहीं तक रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज अकर्स। ठीक है, कौन सा पदार्थ नहीं है। देखो पदार्थ का मतलब सब्सटेंस, और सब्सटेंस अभी हम बताएंगे क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता होगा उसमें। मास का मतलब द्रव्यमान, क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। ठीक है, इसका वजन होना चाहिए कुछ ना कुछ।
या तो फिर वो जगह घेरता हो। ठीक है, तो जल है, ये इसमें इसका कुछ ना कुछ तो मास होता है। द्रव्यमान 5 केजी, 10 केजी, 10 लीटर, 5 लीटर जल तो होता ही है। गंध, ईर्ष्या और इत्र का सुगंध। तो देखो जेलसी जो होता है ना इसमें, ये ईर्ष्या करना किसी से, जेलसी करना, जलना, ये तो नहीं है पता इसका कौन सा वजन होता है या कौन सा जगह लेता है। ये तो है नहीं, तो पूछा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, बी नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो एक चीज और बता देते हैं कि मान लेते हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो इसके बीच में तो कण है ना। ये है सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो कण तो सब में है ना, कण सब में होता है, सभी तो कण से ही मिलके बने हैं। सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इसके अंदर का जो कण है ना, ये कण आपस में गतिशील होते हैं, है ना? क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मूवेबल होते हैं, ये मूव करते रहता है। हो गया था कैसे, देखो अगर मूव नहीं करता तो अगर हम लिक्विड को मान लो यहाँ पे हम पानी रख देते हैं, तो ये देखो ये इधर आ जाता है, बह जाता है ना। गैस में और ज्यादा बहता है, सॉलिड में नहीं बह पाता है, क्योंकि सॉलिड में जो ये होता है ना पार्टिकल, जो अंदर में छोटे छोटे कण होते हैं, वो काफी सटा हुआ होता है, तो इसलिए वो नहीं फैलता है जल्दी। ठीक है, लेकिन गतिशील सब होता है। तो कोई भी चीज अगर गति में है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है उसमें। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि कौन सा ऊर्जा होता है पदार्थ के कणों में, तो गतिज ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई चीज रेस्ट में है और उसमें एनर्जी का बात करेंगे तो वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब कोई चीज गति में हो, गति कर रहा हो, तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होगा। देखो ताप अगर हम लोग बढ़ा दे, टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो गति तेज हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि इसमें पानी है, तो अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मान लो है ना, लिक्विड टेम्परेचर, ये लिक्विड है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो इसका अंदर, इसके अंदर जो ये कण है वो तो मूव कर ही रहा है। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम इसमें आग लगाएं यहाँ पे नीचे से, इसको गर्म करें और इसका टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो ये पानी जो है वो वेपर बन के उड़ने लगेगा। क्या होगा, वेपर बन के उड़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा, वेपर बन के जब उड़ने लगता है तो इसका जो पार्टिकल है, ये जो कण है पानी का, वो क्या होता है, उसका गति तेज हो जाता है, इसीलिए तो ये ऊपर चला जाता है ना। तो इसका कण जो होता है वो क्या होता है, और तेजी से जाने लगता है, तो गति क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, गति तेज हो जाती है, बिल्कुल तेज हो जाती है, स्पीड जो होता है इसका वो इंक्रीज कर जाता है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, ये विसरण कहते हैं, इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। स्पॉन्टेनियस असेंबली ऑफ पार्टिकल, अपने आप से पार्टिकल का मिल जाना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी तो बताएं कि पानी है मान लो इसमें, और इसमें अगर हम चीनी घोलते हैं तो इसका स्तर पे, इसका ये जो तल है ना सरफेस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सरफेस और ऊपर चला जाएगा या और नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, इसका स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो सरफेस है वो वैसा ही रहता है। तो ये किस गुण की वजह से होता है, अभी बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में, किस गुण से होता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के बीच में, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है ना, एम्प्टी स्पेस होता है, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निम्न कौन सा पदार्थ है, इसमें कौन सा सब्सटेंस है, देखो तो सब्सटेंस कौन होता है, जिसमें मास होता हो, है ना, कहने का मतलब द्रव्यमान होता हो उसका, कुछ ना कुछ उसका वजन होता हो, या तो फिर जगह घेरता हो वो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको मैटर कहते हैं ना, सब्सटेंस कहते हैं। तो इसमें कौन सा है, तो देखो स्नेह, विचार, घृणा, हेट करना, किसी से नफरत करना, अफेक्शन किसी का, थॉट, ये सब तो है नहीं। देखो अफेक्शन, किसी के अंदर कोई फीलिंग हो या अफेक्शन हो, तो उसका कोई वजन थोड़ी ना होता है, या कोई जगह थोड़ी घेरता है वो। थॉट, किसी का कुछ विचार आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हेट, नफरत करना किसी से, ये भी कहाँ किसी कोई की नाप तोल के तो कोई करता नहीं है, 5 केजी नफरत, 10 केजी, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें वास, घड़ी जो है इसका मास है, कुछ ना कुछ तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम कुछ तो होगा, और ये जगह भी लेगा जहाँ पे रखेंगे। तो यही तो है इसका ये सब्सटेंस है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना, घड़ी। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। देखो अ, आकर्षण बल का मतलब समझते हो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीज बताएं। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठोस, द्रव्य और गैस है। इसके अंदर जो पार्टिकल होता है ना, वो काफी एकदम सटा हुआ होता है। लिक्विड में भी पार्टिकल होता है लेकिन थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में तो एकदम दूर दूर होता है। तो कह रहा है कि बीच में आकर्षण, ये क्या होता है ना, कि इसके अंदर जो ये कण है, ये कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है।
खींच के रखता है, एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लगता है। ये कण इसको खींच के रखा है, ये कण इसको खींच के रखा है, सब एक दूसरे को खींच के रखा है। तो क्यों खींच के रखा है? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आकर्षण बल इसमें ज्यादा है, इसलिए सब एक दूसरे को खींच के रखा है, सब सटा हुआ है। लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका कण जो है थोड़ा दूर दूर में होता है। और गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, इसका कण आपस में खींच ही नहीं पाता है उतना ज्यादा, है ना, ज्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखा है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें आकर्षण बल तो किसमें होता है? ठोस में होता है। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है। सबसे कम पूछे तो गैस में। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होगा? जरा सोचो, मान लेते हैं कोई ठोस पदार्थ है, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये मान लो रॉड है, और इस पर अगर हम लोग बल लगा भी देते तो क्या इसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा? शेप नहीं चेंज होगा, या इंक्रीज कर जाएगा शेप, या इसमें से कुछ भी नहीं होगा। देखो शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रिजिड होता है। क्या होता है ये? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कठोर होता है ये काफी, और कठोर होता है तो इस पे हम लोग नॉर्मली अगर बल लगाएंगे तो इसका शेप नहीं बदलने वाला, आकृति इसका जो है वो नहीं बदलेगा, है ना, आकृति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों का। द्रव्य जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। देखो आकार निश्चित तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? आकार का मतलब समझते हो इसका? शेप। जैसे क्यों शेप इसका जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसका आकार क्यों नहीं होता है फिक्स? जरा सोचो कि ये मान लो कोई बर्तन है, इसमें पानी है, ठीक है। अब अगर आकार इसका सेम होता तो ये ऐसा ही होता, लेकिन इस पानी को अगर हम एक बॉटल में रख दें, पतला सा बॉटल में ऐसे, तो ये इसका शेप ले लेगा, है ना। इसको अगर मान लो कोई चौड़ा बर्तन में ऐसे रख दो तो ये इसका आकार ले लेगा। तो आकार इसका फिक्स कहाँ है? ये तो फिक्स है ही नहीं। तो आकार तो निश्चित नहीं होता, ये ऑप्शन ऐसे ही चला जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो हाँ, आकार तो अनिश्चित है क्योंकि इसको जिसमें रखेंगे, जैसा बर्तन में रखेंगे वैसा शेप ले लेगा, ये वैसा आकार का हो जाएगा। तो आकार तो अनिश्चित है। आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल होता है। आयतन कहने का मतलब इसका अंदर का कैपेसिटी। जैसे मान लो अगर इसमें 5 लीटर है, इसमें भी रखेंगे तो 5 लीटर ही आएगा, इसमें भी रखेंगे तो भी 5 लीटर होगा, वो कम और ज्यादा तो होगा नहीं। तो आयतन तो इसका वॉल्यूम जो है वो निश्चित होता है, ठीक है। वॉल्यूम सर्टेन होता है लेकिन शेप अनसर्टेन होता है, इनडिफिनिट होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? बहुत तेज होता है गैसीय अवस्था में। जैसे अगर ये मान लो यहाँ पे पानी है और पानी का जो गति है, देखो गति तो इसमें भी हो रहा है, कण का गति इसमें भी हो रहा है, लेकिन जब इसमें हम लोग हीट कर देंगे और ये वेपर बन जाएगा ना, तो इसका जो कण है इसका स्पीड और बढ़ जाएगा। ये जो कण है इसका स्पीड क्या हो जाएगा? और बढ़ जाता है और वेपर बन के उड़ जाता है। तो अनियमित होता है। किधर अनियमित का मतलब इरेगुलर, तो ये इरेगुलर होता है। और इंटेंस होता है, इंटेंस का मतलब तीव्र, है ना, तीव्र होता है ये, मतलब तेज होता है। द्रवों में किसका विचरण होता है? द्रव्य में कौन हो सकता है विचरण? विचरण का मतलब डिफ्यूजन, तो उसका द्रव्य का, गैस का, या तीनों का? इसमें तो सब हो जाएगा, है ना। द्रव्य में तो सब पॉसिबल है विचरण, सब उसमें घुल सकता है, सब डिफ्यूज कर सकता है, सबका कण उसमें मिल सकता है। ठोस में, जैसे लिक्विड में अगर हम बोले, द्रव्य का मतलब लिक्विड ही तो है, तो लिक्विड में किसका कण नहीं मिलेगा? मतलब ठोस का कण नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। गैस का भी मिल जाएगा, लिक्विड का तो लिक्विड में मिल ही जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ थ्री, इसमें तीन दिया हुआ है तो। चलो, ठोस पदार्थ का क्या होता है? आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित नहीं होता। देखो साइज तो फिक्स है ही, जैसे मान लो कि ईटा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्रिक है, ईटा है, सॉलिड है ये। साइज तो इसका फिक्स है, इसको चाहे इस बर्तन में रखो, किसी बर्तन में रखो, ये तो ऐसा ही रहेगा। साइज तो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर ये मान लो 1 kg का है, तो इसको दूसरे जगह भी रखेंगे तब भी ये 1 kg का ही रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स है इसका। बोथ आर डिफिनिट, दोनों है तो बिल्कुल दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों डिफिनिट है इसका, ठीक है, दोनों निश्चित होता है। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है? किसकी संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मतलब जिसको दबाया जा सकता है ना, जिसको दबाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा किसको दबाया जा सकता है? सोचो, ठोस को दबाएंगे तो दबेगा, कंप्रेस होगा? नहीं होगा। द्रव्य होगा लेकिन कम होगा, गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, इसीलिए सिलेंडर वगैरह में देखो इतना भर भर के गैस डाला जाता है ना। तो गैस को ज्यादा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है। चलो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव मोर एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल? कौन सा कण में रिक्त स्थान अधिक होता है ना। बोला किस पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? तो अभी बताए थे सॉलिड में पूरा चिपका रहता है,
लिक्विड में थोड़ा दूर दूर में रहता है और गैस में तो एकदम दूर में रहता है। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होगा? गैस में। ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा होगा रिक्त स्थान, एम्प्टी स्पेस। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये तो सबको पता है ना, सीएनजी। सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव्य के कणों की अपेक्षा होता है। गैस का कण ज्यादा तेजी होगा, है ना, ज्यादा अधिक होगा उसका आकर्षण बल। अच्छा, आकर्षण बल बोला है, सॉरी, इसमें स्पीड नहीं पूछा है, आकर्षण बल बोला है। देखो, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव्य के कणों से, देखो यहाँ पे फिर से समझा रहा है। ये मान लो लिक्विड है और ये गैस है, तो सोचो लिक्विड वाला में जो पार्टिकल होता है वो थोड़ा दूर दूर होता है और गैस वाला में तो और ज्यादा दूर दूर होता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में रहेगा? देखो, आकर्षण बल ज्यादा किस में है? इसमें ज्यादा आकर्षण बल है, इसीलिए तो थोड़ा नजदीक नजदीक चिपका हुआ है इसमें। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए ये दूर दूर में है। तो गैस के कणों का जो बीच का जो आकर्षण बल होता है वो द्रव्य की अपेक्षा ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है आकर्षण बल, इसीलिए थोड़ा नजदीक नजदीक है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जो डाइवर होता है, जो स्विमिंग करता है, तैरता है जो आदमी, वो पानी को देखो हाथ से ऐसे ऐसे करके काट लेता है और आगे बढ़ जाता है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो बताए थे, पानी हो चाहे कुछ हो, उसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजर करेंगे? देखो, मेजर तो सब में करते हैं, केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, करते तो सब में हैं। बट इंटरनेशनल पूछा है तो इंटरनेशनल तो केल्विन होता है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या होता है? देखो, जिसका डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं कुछ चैप्टर में कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है ना वो नीचे चला जाता है। जैसे पानी में अगर मान लो हम डालेंगे लोहा तो ये नीचे जाके डूब जाएगा। लेकिन वही अगर मान लो हम कोई फोम डाल दें या थर्मोकोल डाल दें तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। क्या बनता है? आकर्षण बल, दबाव, दबाव बनता है। सोचो, ये यहाँ पे है, मान लो इसमें गैस भरा हुआ है, तो इसका जो दीवार है ये बर्तन का या सिलेंडर का, इस पे क्या बनेगा? प्रेशर ही तो बनेगा, तो प्रेशर बनता है इस पे। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह ठोस का कहलाता है। देखो, पिघल जा रहा है, पिघल करके बन रहा है, तो पिघल रहा है मतलब गल जा रहा है। और सॉलिड जो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। देखो, कोई भी सॉलिड हो जब उसको हम लोग हीट करते रहेंगे ना तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, लोहा ही क्यों ना हो। अगर लोहा ही है, अगर मान लो इसमें बहुत ज़्यादा हम हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें हम देंगे, हीट करेंगे, तो ये भी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, है ना, पिघल जाता है। तो जब वो मेल्ट करना शुरू कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं किसी कोई सॉलिड है, उसको हम 200 300 400 500 डिग्री अगर सेल्सियस हम दे रहे हैं और वो पिघल नहीं रहा है, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस दिए तब वो पिघलना शुरू हुआ, तो 1000 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया इसका। क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा, देखो तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, पोटेंशियल ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। बी हो जाएगा। ठीक है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। ठोस को अगर हम लोग गला दें, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, क्या एग्जांपल दिए थे कि अगर ठोस है कोई, मान लो ये छड़ है, लोहा, ये रॉड है मान लो, इसको हम गर्म करेंगे, क्या लग रहा है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? कहोगे हाँ, बढ़ तो जाएगा। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो। अ, पहले तो ये बढ़ेगा टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? गलने की प्रक्रिया में, अभी जब हम इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं तो धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो वो गल नहीं रहा है ना, तुरंत नहीं गलना शुरू होता है लोहा। तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सॉलिड चीज हो, उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो कुछ देर तक वो ऐसा ही रहता है, बढ़ता है टेम्परेचर, लेकिन जब वो गलना शुरू हो जाएगा ना फिर उसका टेम्परेचर एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि गलना शुरू हुआ और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो और ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समान रहता है वो। ठीक है, क्या रहता है? सेम रहता है। टेम्परेचर कुछ समय के लिए बढ़ता है, लेकिन जब वो पिघलना शुरू कर दे तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। क्योंकि कहाँ चला जाता है वो जो हीट हम लोग देते हैं, ये बच्चा इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका जो पार्टिकल है ना, जिससे छड़ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, हर चीज पार्टिकल से बना है, छोटा छोटा कण से। तो जब टेम्परेचर इसमें ज्यादा हम लोग देने लगेंगे ना, तो ये जो कण है ना इसके अंदर सॉलिड वाला, वो कण का क्या करता है, उसका जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको तोड़ने लगता है, और इसीलिए फिर इसका कण धीरे धीरे अलग हो जाता है और पिघल करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो पिघलने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं उसको। ठीक है, इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक, अच्छा गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, जितना पर वो मेल्ट करना शुरू कर जाए। बर्फ को अगर हम लोग रखें जमा कर वो करके, है ना, फ्रीज करके जब रखते हैं, बर्फ जब बन जाता है तो उसको हम कितना टेम्परेचर दें कि वो फिर से गलना शुरू हो जाए, मेल्ट करना शुरू हो जाए? ये होता है 273 डिग्री, हम लोग जनरली सब जगह देखते हैं, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 273.16 के लिए, तो इसी को टिक मार देंगे। 273 एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो एग्जैक्ट यही है ना, 273.16। ठोस कार्बन जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, उसको ड्राई आइस कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका जो सॉलिड फॉर्म है, इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी के तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। देखो दो चीज है, टेम्परेचर तो सेम रखा है, लेकिन एक है जल और एक है बर्फ। तो बर्फ जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो इसका स्पीड जो रहेगा कण का ऊर्जा, वो कम रहेगा। ज्यादा ऊर्जा किसका रहेगा? जल का। तो जल का क्या होगा? अधिक हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे कहते हैं। तो उबलने लगेगा, उबलने लगेगा मतलब बॉयल करना शुरू कर जाएगा। जैसे पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है, तो उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम लोग हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक, और इंग्लिश में इसको बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर जो हीट करने पर वो क्या हो जाए? बॉयल करना शुरू कर, भाप बनना शुरू हो जाए। ठीक है, उबलने लगे। जैसे पानी को 100 डिग्री से ज्यादा अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? बॉयल करना शुरू। 273 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी? देखो ध्यान से क्या कर, टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन एक भाप है, वेपर है, भाप है, और एक पानी है नॉर्मल, है ना, पानी है। तो किसका कण ज्यादा तेज होगा? है ना, ऊर्जा बोल रहा है इसमें, किस में ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, वेपर में ज्यादा होगा ऊर्जा। क्यों? जरा सोच करके देखो कि एक इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है कि एक कोई बच्चा है अगर, या कोई भी आदमी है, अगर वो भाप से जल रहा है ना, भाप जो पानी उबल रहा है उससे अगर वो जल जाए, हाथ पर पे पैर पे कहीं भी पड़ जाए, और एक होता है गर्म पानी, गर्म पानी इससे जल जाए, दोनों में ज्यादा नुकसान किसमें होगा? तो हम लोग को लगता है क्या गर्म पानी से ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, भाप से जलेगा तो ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भाप में क्या होता है ना, ये जो पानी का कण है वो बहुत ज्यादा तेजी से निकलता है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या है? ज्यादा है। तो जो गैसियस फॉर्म है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा हार्प करेगा, ज्यादा तेजी से निकल रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा ज्यादा किसमें रहेगा? आ, किसमें पूछा है? इसमें भाप में बोला है, और किसकी अपेक्षा पूछा है? 273 केल्विन, 273 केल्विन तापमान पर भाप के कणों की, भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी होगा उसमें। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर जब हम लोग चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, फर्क तो पड़ेगा। कोई चीज अगर पानी है, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वो उड़ जाएगा ऊपर। और पानी का अगर टेम्परेचर कम कर दे, उसको फ्रिज में रख दे, तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा। तो उसका अवस्था चेंज होगा कि नहीं हो जाएगा? सॉलिड से पहले देखो, पहले वो लिक्विड था पानी, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपर गैस फॉर्म में आ गया, है ना, और जब टेम्परेचर को कम कर दिए तो बर्फ सॉलिड के फॉर्म में आ गई, तो उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंज इन स्टेट। 300 डिग्री केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? देखो 300, देखो केल्विन में है ना, 300 केल्विन है, हमको इसमें केल्विन से किस में करना है? डिग्री सेल्सियस में करना है। तो जब भी डिग्री सेल्सियस में करना होता है ना, तो 273 डिग्री को हम लोग घटा देते हैं, बच जाएगा 27 डिग्री, ये सेल्सियस में आ जाएगा, 27 डिग्री, है ना। ठीक है, जब भी केल्विन से सेल्सियस में करना हो तो 273 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और उल्टा जब हमको केल्विन, ये सेल्सियस से केल्विन में करना हो तो प्लस कर देंगे 273। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक किसको कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो द्रव्य का मतलब लिक्विड, अगर लिक्विड जो है वो वेपर बन रहा है, पानी जो है वो वेपर बन रहा है, इसको एवोपरेशन कहते हैं।
वाष्पीकरण कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश का ऑप्शन छूट गया यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। एवोपरेशन, अच्छा एवोपरेशन बोलो या वेपराइजेशन कहो, वेपरेशन कहो, एक ही चीज। वाष्पीकरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वाष्पीकरण का मतलब एवोपरेशन, एवोपरेशन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे बिल्कुल करता है, टेम्परेचर कम रहेगा तो एवोपरेशन कैसे होगा बताओ, टेम्परेचर पे तो करता ही है ये, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो जल्दी होगा एवोपरेशन। ह्यूमिडिटी पे भी करता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता किसको कहते हैं हम लोग, जो हवा में पानी का अंश होता है, हवा में पानी का अंश, इसको आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी तो इस पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो एवोपरेशन कम हो पाता है ना, क्योंकि ठंडा रहेगा ये। और विंड का स्पीड पे भी करता है, ऑल ऑफ विच नहीं, ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी, सभी सभी फैक्टर है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा, अभी बताएंगे। आर्द्रता जब बढ़ जाता है तो ठंडा ज्यादा हो जाएगा ना, हवा में अगर पानी का अंश बढ़ जाएगा तो ठंडा ज्यादा हो जाएगा, और एवोपरेशन तो हीट की वजह से होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो जब आर्द्रता को बढ़ा देंगे तो आर्द्रता बढ़ जाएगा तो एवोपरेशन कम हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा एवोपरेशन। चलो नेक्स्ट देखो, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलो देखो, सतही क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया पे देखो, मान लेते हैं कि ये एक कप है और इसमें चाय है, गर्मा गर्म चाय है ना, और एक ये प्लेट है मान लो, इसमें भी वही चाय है, जितना गर्म ये उतना ही गर्म ये। बताओ जल्दी से चाय कौन सा पी पाओगे, ये वाला चाय जल्दी पी लेंगे या ये वाला चाय जल्दी पी पाएंगे? कहोगे सर ये प्लेट वाला, है ना, ये जो है ना ये थोड़ा था, इसका वाला चाय जल्दी पी लेंगे, क्यों, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ये इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। कहोगे क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसका एवोपरेशन फास्ट होगा, और एवोपरेशन जब फास्ट होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका एवोपरेशन कम टाइम में होगा, मतलब एवोपरेशन में ज्यादा समय लगेगा इसका, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस कम है, तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा एवोपरेशन, तो ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो कह रहा है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर क्या होगा बताओ, बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर क्या होगा, बढ़ जाता है ना। जब सरफेस को हम बढ़ा देंगे, एरिया सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे क्या, तो क्या हो जाएगा उसका प्रभाव, वाष्पीकरण का बढ़ जाएगा, एवोपरेशन जल्दी जल्दी होगा, फिर जल्दी ठंडा हो जाएगा उससे, है ना। चल नेक्स्ट कह रहा है कि दाब के बढ़ने पर, तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? देखो प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को कम कर दो, तो जो गैसियस फॉर्म है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, गैसियस फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस जो है वो द्रव्य में बदल जाता है, गैस जो है वो द्रव्य में बदल जाता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? सुनो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस भी है ना पानी, तो यहाँ से वो बॉयल करना शुरू हो जाता है, ये इसका ये 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका, ये यहाँ से बॉयल करना, भाप बनना शुरू हो जाता है, तो ये तो फिर भी 250 डिग्री है, तो क्या ये सॉलिड हो जाएगा? टेम्परेचर बहुत कम होता है तब ना सॉलिड होता है, ठोस तो होगा नहीं। और द्रव्य तो बिल्कुल नहीं, द्रव्य कहाँ से रहेगा, 100 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तो वो भाप बन जाता है, गैस अवस्था में हो जाएगा, है ना, गैसियस अवस्था में हो जाएगा वो। गर्मियों में हमें किस प्रकार का सूती वो पहनना चाहिए, तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन क्यों पहनना चाहिए, ये स्वेट वगैरह को अच्छे से ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बर होता है। आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ को कितने अवस्थाओं में बात की है? देखो टोटल 5 होता है ना, एक होता है सॉलिड जिसको ठोस कहते हैं, लिक्विड और गैस, ये तीनों तो पहले से पता है, लेकिन 5 चीजें इसमें, एक होता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। हालांकि ये सब चैप्टर, ये जो दोनों टॉपिक है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देता है, 9th में 10th में, है ना, आगे हायर क्लासेस में देगा इसके बारे में डिटेल में, बट अभी फिलहाल शॉर्ट में समझ लो। सॉलिड लिक्विड गैस तो हम लोग को सबको पता है, 5 इसमें तो खैर बोला है कि कितनी अवस्था का बात बोल रहा है, तो 5 अवस्था होगा आंसर, है ना, 3 नंबर। ये जो बीईसी है ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो है ना ये हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है, इतना याद रखना, ठीक है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ना वहाँ पे ये प्लाज्मा स्टेट होता है मैटर। कौन सा पदार्थ किस अवस्था के कारण ही सूर्य, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस बीईसी प्लाज्मा, इसमें से कौन सा ऐसा अवस्था है जिसके कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? तो सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो होती है प्लाज्मा की वजह से, है ना, प्लाज्मा की वजह से।
पदार्थ का पांचवी अवस्था अभी बताएं, प्लाज्मा होता है। पांचवा अवस्था प्लाज्मा। गैस का द्रव्य में परिवर्तन होना, देखो गैस है, ये द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है। अभी हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, तो अगर कोई लिक्विड है, अगर वो गैस में बदल रहा है, तो लिक्विड से गैस में बदलना एवोपरेशन कहलाता है। जैसे पानी भाप बन गया था, वो एवोपरेशन है। लेकिन उल्टा, अगर भाप ही पानी बन जाए, जैसे होता है ना, एवोपरेट होकर के पानी ऊपर जाता है, ऊपर से फिर कंडेंसेशन होता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं इसको। ठंडा हो जाएगा ना। गैस से लिक्विड कैसे बनेगा बताओ। गैस तो तब बनेगा ना जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, एवोपरेशन हुआ होगा, तो एवोपरेशन के बाद जब ये ठंडा होता है, तभी तो लिक्विड बनेगा पानी के रूप में जो नीचे गिरता है। तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं इसको। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण का कौन सा उदाहरण है? विसरण मतलब डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का देखो, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इसका बोल रहा है कि उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। हाँ, ये जो परफ्यूम हम लोग मारते हैं फ्रेग्रेंस वाला, वो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक मतलब यहाँ पे रिलीज करते हैं ना उसका वो परफ्यूम, तो इसका स्मेल आगे दूर तक दूसरा रूम में भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कण है ना, वो हवा के कण के साथ मिल करके बह जाता है, और जहाँ जहाँ हवा जाएगा वो बहते जाता है ना। तो ये हो जाएगा स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम फ्रेग्रेंस इन द एयर, ये इसी का विसरण का यानी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है 200 डिग्री। 200 केल्विन है, देखो 200 केल्विन। अभी बोले कि सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 को माइनस कर दो। 200 में तो 273 जाएगा, तो जाएगा तो माइनस में बचेगा, -73 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, -73 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? ये होता है 373, 373 केल्विन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने वाला। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, देखो सेल्सियस और केल्विन अभी बताए थे, तो ये 273 के बराबर होता है। क्यों? अभी हम बोले ना कि अगर केल्विन में दिया हुआ है तो हम लोग प्लस कर देते हैं 273, तो ये सेंटीग्रेड में आ जाता है। इसका मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो है ये 273 केल्विन के बराबर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहेगा ना, तो 273 केल्विन के बराबर। गुप्त ऊष्मा का मात्रक। गुप्त ऊष्मा बोले तो लेटेंट हीट। अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे कि ये लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट क्या होता है बताए थे, जब हीट हम लोग मेल्ट करने के लिए देते हैं, ज्यादा हीट अगर हम लोग देते हैं साउंड इसमें मेल्ट करने के लिए सॉलिड में, तो वहां पे वो हीट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है एक टाइम तक करके, बराबर मतलब एक ही समान रहता है, उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। वो जो है उसमें ये हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसका यूनिट पूछा है, तो ये जूल जूल पर केजी होता है गुप्त ऊष्मा का, यानी लेटेंट हीट का जूल पर केजी। 1 कैलोरी जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है 4.18 जूल। ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाला है, ठीक। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का क्रम बढ़ता है। क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स का। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स किस में रहता है? सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, किस में? मान लो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में रहेगा? सॉलिड में रहता है। नहीं बताए तो, इसका कण सारा एकदम सटा सटा रहता है, चिपका चिपका रहता है, ये थोड़ा दूर दूर में रहता है, इसका मतलब इसमें फोर्स थोड़ा कम लगता है। और इसमें तो और कम बल लगता है, गैस में तो बल एकदम कम लगता है। तो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले लिखेंगे सबसे कम बल गैस, और इससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है? लिक्विड में, और इससे ज्यादा क्या होता है? सॉलिड में। गैस लिक्विड सॉलिड है कहीं ऑप्शन? गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। गलन बोले तो मेल्टिंग, गलन बोले तो मेल्टिंग। बताओ। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ये होता है 335 किलो जूल पर केजी। के जे है, ये ध्यान रखना। के जे का मतलब किलो जूल पर है, पर केजी। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? बताओ, जो सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो, कोई ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जा सकता है? बोलेंगे है। क्या है वो? जल है, वाटर। कैसे? जब ये वाटर है तो लिक्विड है, इसका टेम्परेचर कम कर देंगे फ्रिज में रख के, तो बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। और ये क्या है? सॉलिड है। और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? भाप। और ये क्या है? गैस है। तो ये लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, तीनों चीजें ही इसमें तीनों अवस्था में पाया जाता है। सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व मतलब जिसका भारीपन एकदम कम है ना, रुई।
कॉटन, क्योंकि पानी, आयरन, हनी ये सब तो थोड़ा सा इससे भारी ही होता है, तो कॉटन जो होता है इसका घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। चलो, निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, पदार्थ का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है, देखो डेंसिटी तो है, कंप्रेसिबिलिटी भी है, डिफ्यूजन भी है। डेंसिटी तो होता है ना, भारी पदार्थ देखना रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल। गैस जो होता है वो भी सब्सटेंस है, वो भी तो पदार्थ है, उसको कंप्रेस तो करता ही है। डिफ्यूजन, उसका कण आपस में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो वेवलेंथ जो है ना, वो नहीं है इसका गुण। वेवलेंथ जो है वो मैटर का गुण नहीं है इसका, सब्सटेंस का। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, बताओ। वाष्पन जब होता है, वाष्पन का मतलब वेपोराइजेशन। वेपर जब बनता है, पानी उड़ के ऊपर चला जाता है हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, फिर क्या होता है इसका, वो खुद ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में कोल्डनेस हो जाता है, और फिर वही नीचे पानी के रूप में आ जाता है, कोल्डनेस हो जाएगा, बोले तो शीतल। गर्म करने पर गैस का आयतन, जब हम लोग गर्म करते हैं तो गैस का आयतन क्या होगा, गर्म करने पर आयतन तो बढ़ता ही है ना, बढ़ जाता है इसका आयतन, क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये जो दिया गया है चित्र, इसमें पदार्थ के किस अवस्था के कणों पे दिखाया गया है, देखो इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें तो कौन सा प्रॉपर्टी जो है मैटर का वो दिखाया गया, विच स्टेट ऑफ मैटर बोला है, स्टेट मतलब अवस्था, ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो कण है ना, ये जो मैटर दिया हुआ है, ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है, इसके अंदर जो ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये सब क्या है, कण है। तो कण तो नजदीक में है, लेकिन इतना भी नजदीक में नहीं है, देखो इसके बीच में जगह है, यहाँ भी जगह है, ये देखो जगह तो है ही। तो कहने का मतलब है कि ये इतना दूर दूर भी नहीं है कि ये गैस होगा, गैस तो होगा ही नहीं। अच्छा, सॉलिड भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड रहता ना तो थोड़ा सा भी जगह नहीं दिखता, हाँ ये जो बीच में छोटे छोटे गैप दिख रहा है ये भी नहीं दिखता, इसका मतलब सॉलिड भी नहीं है, क्या है ये, द्रव्य है, लिक्विड है ये। निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, वाष्पीकरण की वजह से ना, एवोपोरेशन होता है, इसकी वजह से ठंडा रहता है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, निम्न ताप मतलब कम ताप की वजह से, उच्च ताप ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसके वजह से, उच्च दाब या उपरोक्त सभी, इसके वजह से बताओ। ये जो प्लाज्मा स्टेट मिला है सोलर सिस्टम में, जो सूर्य जिसकी वजह से चमकता वगैरह ही है ना, ये जो प्लाज्मा अवस्था है ये किसके वजह से, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, कम होने की वजह से, या प्रेशर ज्यादा या कम होने, किसकी वजह से होगा। देखो, अभी इससे पहले हम बात किए थे ना, प्लाज्मा जो होता है वो है टेम्परेचर से related है, उच्च ताप, है ना, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर से, तो ये इसकी वजह से। किसका उधरोपातन होता है, उधरोपातन का मतलब होता है बच्चा सब्लिमेशन, क्या होता है, सब्लिमेशन। होता क्या है ये सब्लिमेशन मेथड, जब कोई, ये एक वैसा मेथड होता है ना जिसमें हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को जलाएंगे तो ये बिना कुछ लेफ्ट छोड़े डायरेक्ट ये गैस में परिवर्तन हो जाता है, गैसेस फॉर्म हो जाता है, जैसे कैम्फर, कपूर जो होता है, कपूर को जलाओगे ना, ये तो सॉलिड है, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो ये ना लिक्विड बनता है और ना कुछ अवशेष छोड़ता है, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में बन के उड़ जाता है। तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका सब्लिमेशन हुआ, सब्लिमेटेड है इसमें, है ना, उदरपातन कहते हैं इसको। मतलब बिना कोई अवशेष, देखो सब चीज को जलाने से नहीं होता ऐसे, जैसे मान लो पेपर, पेपर को जलाओ, तो पेपर को जलाएंगे तो ये अवशेष बचेगा, इसमें कुछ ना कुछ अवशेष बच जाता है इसका, राख वगैरह। बट जो कुछ जिसमें कुछ भी नहीं बचे और डायरेक्ट वो लिक्विड ना बने, सॉलिड वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से सीधा गैस में, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सब्लिमेशन है, तो आयोडीन ऐसा ही होता है ना। कैम्फर अगर ऑप्शन में होता तो वो भी होता, लेकिन कैम्फर नहीं है इसमें, आयोडीन दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा। निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा अधिक, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होता है, गैस में, उसका कण जो है वो तेजी से भागते रहता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, तो मान लो जल है और इसमें हम लोग क्या किए हैं, बर्फ डाल दिए, टुकड़ा है बर्फ का, तो क्या नीचे डूब जाएगा, नहीं डूबेगा, ऊपर में तैरता रहेगा, क्यों, अभी बताए थे कि कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरता है इसका मतलब उसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी कम रहता है ना, वही ऊपर तैरता है, बाकी नीचे आ जाएगा, डेंसिटी ज्यादा, घना तो ज्यादा रहता, तो क्यों तैर पाता है, क्योंकि बर्फ का घना तो जल से कम होता है ना, 3 नंबर हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी से इसका कम है, इसलिए तैर रहा है। भाई अगर मान लो यहाँ पे हम कोई लोहा का टुकड़ा डाल देंगे ना, नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है पानी से। जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होता है, मतलब जब वाटर कंडेंस होता है,
तो कंडेंस होगा मतलब ठंडा होगा, और ठंडा होगा उसका मतलब तापमान उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तापमान क्या होगा उसका, घट जाएगा। हीट्स नहीं होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, है ना। इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाता है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जल का वाष्पन मतलब वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताओ क्या होता है। ये होता है 2260 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ये होता है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है। इसकी पदार्थ की मतलब पदार्थ का कौन सा गुण की वजह से, देखो अगर यहाँ पे हम अगरबत्ती जला रहे हैं ना, तो थोड़ा दूर दूर में भी अगर लोग रहेंगे तो भी उसका अगरबत्ती का गंध पता चल जाता है। क्योंकि इसका कण जो होता है वो हवा के कण के साथ मिलकर के गति करता है। नहीं, हवा में जो कण है और इसका जो कण है, अगरबत्ती वाला जो जल रहा है उसका कण मिल जाएगा हवा के कण से, और हवा जिधर जिधर जाएगा इसका स्मेल लेते जाएगा। तो इसका कौन सा गुण है, ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये पदार्थ का गुण ही दिया हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस गुण की वजह से दूर तक चला जाता है, तो गति गति करता है, वो गतिशील होता है ना। पार्टिकल मैटर जो होता है वो मूव करते रहता है। गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करेंगे तो गैस का आयतन लगता है, रिपीट हुआ है ये, है ना। बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। गर्म करने पर जो होता है, हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को प्रदर्शाया गया है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, वाष्प बना हुआ दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड इसमें डाला हुआ है, वाष्प बन रहा है और ये सीधा निकल रहा है। इसको इंग्लिश भी होगा आगे, यहाँ पे देखो फिगर यही है, हम इसी समझा देते हैं, ऑप्शन भी यहीं पे दिख रहा है। ये वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड है ना, वेपर बन करके सीधा निकल रहा है ये अमोनिया, और इसमें कोई भी अवशेष बचता नहीं है। नीचे तो ये बर्नर दिया हुआ है जो जल रहा है, इसमें कोई भी अवशेष नहीं बचता है, सीधा वेपर बन करके निकलता है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया का सब्लिमेशन। अभी बताए थे सब्लिमेशन में कोई चीज जब जलाते हैं डायरेक्ट वेपर बन जाता है सॉलिड से, तो उसको हम लोग उधरोपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उधरोपातन कहते हैं, इसका मतलब सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 70 क्वेश्चन के आसपास है ना। 70 क्वेश्चन के आसपास नहीं, 70 क्वेश्चन ही है इसमें। आज हम लोग इतना ही देखेंगे इस चैप्टर पे, है ना। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे।